ओके, चलो प्रभु, हो गया, वहां होगा ऑफिस में। चलो आ जाओ मालिक, सभी लोग आ जाओ। आज दर्शन सर ने उनके फास्ट ट्रैक लेक्चर के अंदर में, आई एम श्योर आप अकाउंट्स का, कॉस्टिंग का फास्ट ट्रैक भी देख रहे होंगे। अभिषेक सर ले रहे हैं, ऑलरेडी मॉर्निंग में चालू है रिवीजन। इफ यू डोंट नो तो कॉस्टिंग और अकाउंट्स का डेली सुबेरे फास्ट ट्रैक फ्री चालू है पूरा, प्लस लॉ का आपका ऑलरेडी फ्री चालू है। तो जो आज लॉ का सेशन हुआ था उस पर दर्शन सर ने मेडिटेशन कराया बच्चों को आखिरी के 15 मिनट में। ईमानदारी से कुछ सीखने लायक चीज है तो वो सीखने लायक चीज है, आप लोगों ने जरूर 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 सीखनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे किया है उनको पता है, उनको अभी अलग ही फील हो रहा होगा, एक एनर्जीज अलग आती है। अभी क्लास के अंदर में भी आया तो एक अलग पॉजिटिव एनर्जी वाइब चालू था। यस, कई लास्ट टाइम मेरे को याद है, लास्ट टाइम लेक्चर के अंदर में भी उन्होंने एक 15 मिनट का सेशन लिया था, बच्चों का रोना आ गया था। तो ये अच्छी बात है। फिर कुछ बच्चे मेरे को बाहर बोल रहे थे, सर आप भी ऐसा कुछ लो। मैंने बोला यार, मैंने कई बार दर्शन सर को बोला है मेरे को सिखाओ, पर वो बोलता तेरा पेस ही अच्छा है, पीस अच्छा नहीं है तेरे साथ, तो सही समय आएगा तो तेरे को भी सिखाऊंगा। मैं बोला ठीक है, अब देखते कब आता है कब नहीं। तो चलिए मालिक, हम लोग फास्ट ट्रैक के ऊपर हैं। फास्ट ट्रैक के ऊपर आई गेस दिस इज द थर्ड सेशन ऑन टीडीएस टीसीएस। यस यस, दिस इज द थर्ड सेशन ऑफ टीडीएस टीसीएस। हम लोग बहुत मस्त पेस पे चल रहे हैं। आई गेस अगले 8 से 9 दिन के अंदर में हम हमारा सिलेबस भी रैप अप कर देंगे, विच यू कैन अंडरस्टैंड। यस और नो? यस, चलो आ जाओ। मुझे ऐसा क्यों याद आ रहा है कि तुमको सारे सेक्शन याद है? हा, चलो आओ, रिवीजन करेंगे मेरे साथ सभी लोग, फटाफट रिवीजन करेंगे। जितने लोग ऑनलाइन कनेक्टेड है, आपने अब तक के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, जल्दी करो ना। यस, चलो प्लीज आओ, प्लीज आओ। सबसे पहले 206AA, 206AA क्या था दोस्त? पैन। अगर सामने वाले ने पैन नहीं दिया, टीडीएस हायर रेट पे कटेगा। हायर रेट मतलब रेट इन एक्ट, रेट इन फोर्स 20%, याद आ रहा है क्या? लेकिन 194O के लिए ये रेट है, 194Q के लिए ये रेट है, ये सुनो राइट। अच्छा, इसके आगे था 206CC, 206 से टीसीएस में पैन का प्रोविजन था। अरे हाँ, टीसीएस में पैन का प्रोविजन था। टीसीएस में पैन अगर प्रोवाइड नहीं किया ट्वाइस द रेट और 5%, याद आ रहेगा तुमको? यस। 203 क्या लेना है? टीडीएस सर्टिफिकेट। फिर 203A क्या लेना है बेटा? पैन नंबर। पैन नंबर को क्या हर डॉक्यूमेंट में चिपकाना जरूरी है? यस। फिर था 206AB, नॉन फाइलर्स ऑफ आईटीआर। सामने वाले ने अगर प्रीवियस ईयर का रिटर्न नहीं भरा हुआ, करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर पेमेंट दे रहे होंगे तो क्या टीडीएस हायर रेट पे कटेगा? ट्वाइस द रेट इन एक्ट, ट्वाइस द रेट इन और 5%, याद आ रहा है? इसी का कट कॉपी पेस्ट 206CCA। यस, ट्वाइस द रेट इन एक्ट और 5% विच एवर इज हायर। फिर 206C टीसीएस। यस और नो? बताइए, मेरा मोटर कार है, मोटर कार का वैल्यू 12 लाख रुपीज है, क्या टीसीएस कटेगा? क्या टीसीएस कटेगा? यस और नो? बिल्कुल कटेगा। अच्छा जी, इसके बाद में थैंक यू सुरेश भैया। हाँ जी, कल हमने एक और चीज देखी थी, 194IA इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज के ऊपर है। इफ द कंसिडरेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड तो आपका टीसीएस लगेगा एट द रेट ऑफ, सॉरी टीडीएस लगेगा एट द रेट ऑफ 1% ऑफ सेल कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी विच एवर इज हायर। आहो। फिर था 194N कैश विड्रॉ। अगर कैश विड्रॉ इस रुपए से ऊपर गई तो इतने % का टीडीएस, 1 करोड़ से ऊपर गया तो 5 मैंने फेंक के माना 2%। यस, अगर पिछले 3 सालों का रिटर्न, 3 सालों का रिटर्न नहीं भरा है, 20 लाख से ऊपर 2%, 1 करोड़ से ऊपर 5%, 194। ई कॉमर्स, जब भी कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स को पेमेंट करेगा तो टीडीएस काटेगा एट द रेट ऑफ 1% काटेगा। लेकिन अगर सेल्स 5 लाख से ऊपर नहीं और सामने वाला पैन दे रहा है, टीडीएस कट करने की जरूरत 194Q। जल्दी से बताओ। सेल ऑफ गुड्स, अगर कोई बायर या सेलर, बायर गुड्स बाय कर रहा है एक्सीडिंग ₹50 lakhs तो टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ
0.1%। ये सुनो, बायर रहता है एरा गैरा चाहिए या उसका टर्नओवर भी उस लिमिट से ऊपर चाहिए? 10 करोड़ से ऊपर चाहिए। हो फिर था बेटा 194P, सीनियर सिटीजन को रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। अगर बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनकी दो तरह की इनकम, पेंशन इनकम एंड इंटरेस्ट इनकम होगी, उसके ऊपर डिडक्शन देके, रिबेट देके जो टैक्स आएगा, ये टैक्स अगर बैंक ने डिडक्ट कर लिया है तो सीनियर सिटीजन को रिटर्न भरने की जरूरत। सीनियर सिटीजन मतलब 60 ईयर जिसकी एज है। हाँ, आय है ये सुनो, आ जाइए नेक्स्ट 194R, पीजीबीपी वाला। अगर गिफ्ट वैल्यू परक्विजिट मिला होगा एक्सीडिंग ₹20,000 इन एग्रीगेट, टीडीएस विल बी एडेड ऑफ 194B। कैजुअल एंड हॉर्स रेस विनिंग 10,000 से ऊपर गए तो टीडीएस एडेड ऑफ 194F। म्यूचुअल फंड याद आ रहा है क्या? रीपर्चेस ऑफ 80 सीसीबी म्यूचुअल फंड्स, हाँ कितना? 20%। 194E नॉन रेसिडेंट, ओ भाऊ नॉन रेसिडेंट को अगर पेमेंट कर रहे हो 20% प्लस एचईसी मैंडेटरी है क्या? 194M मेरे पर्सनल पेमेंट जो सी में, एच में और जे में कवर, एंड द पेमेंट एक्सीड 50 lakhs, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ, बहुत बढ़िया बेटा। 194EE एनएसएस 2,500 के ऊपर, यस और नो? 194G में लॉटरी बेचता हूं 15,000 5%। 194D द इंश्योरेंस कमीशन, याद आ रहा है मेरे दोस्त? 15,000 5%। आहो चल मेरे भाई, अगर तुझे याद हो हम लोगों ने सेकंड इंपॉर्टेंट लिस्ट अभी हमारी बाकी है। अगर तुझे याद हो हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट लिस्ट टीडीएस की बाकी है, जिसके अंदर में 194C, 194J, 194H, 194I, 194A ये बाकी है। आई हमने कंप्लीट कर लिया, यस और नो? सो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना बेटा। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 194C, 194J, 194H, 194A एंड 194I पेयर की डेफिनेशन कॉमन है। इन सभी लोगों के लिए पेयर की डेफिनेशन कॉमन है। ये जितने भी सेक्शन है इन सारे सेक्शन में पेयर की डेफिनेशन कॉमन है। किसकी डेफिनेशन कॉमन है? पेयर की डेफिनेशन कॉमन है। पेयर मतलब क्या? पेयर मतलब कौन? ध्यान से सुनिए। इंडिविजुअल और एचयूएफ इस सेक्शन में टीडीएस तभी डिडक्ट करेंगे, इंडिविजुअल और एचयूएफ इस सेक्शन में टीडीएस तभी डिडक्ट करेंगे व्हेन द टर्नओवर एक्सीड 1 करोड़ फ्रॉम बिजनेस or the gross receipt exceed 50 lakhs from profession in the previous preceding year and in previous year payment exceed the prescribed limit। इंडिविजुअल या एचयूएफ 194C, 194J, 194H, 194A, 194I में टीडीएस तभी डिडक्ट करेंगे, इंडिविजुअल एचयूएफ टीडीएस तभी डिडक्ट करेंगे जब 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 टर्नओवर बिजनेस से कितने से एक्सीड कर जाए 1 करोड़, या ग्रॉस रिसीट प्रोफेशन से कितने से एक्सीड कर जाए 50 लाख इन द प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। यानी प्रीवियस ईयर में अगर उनको पेमेंट करना है, प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर के लिमिट से अगर ये जा रहा है तो प्रीवियस ईयर में जो वो पेमेंट कर रहा है एक्सीडिंग प्रिस्क्राइब लिमिट उस पे टीडीएस करना है। अहो ऐकता का? अदर्स के केस में अगर एसएससी पेयर इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है तो तभी करना है व्हेन द पेमेंट एक्सीड, बोलना बेटा, प्रिस्क्राइब लिमिट्स, व्हेन द पेमेंट एक्सीड प्रिस्क्राइब लिमिट। ये सुनो, चलिए
नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, इनमें से कौन से सेक्शन की लिमिट आपको याद है? मेरे को एक छोटा सा बस एग्जांपल देना है। इनमें से कोई भी सेक्शन की लिमिट याद है? 194J 30,000 याद आ रहा है क्या? प्रोफेशनल का पेमेंट टीडीएस तभी लगेगा व्हेन पेमेंट एक्सीड 30,000। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। हाँ, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज आपके विज्जू, ये है आपके विज्जू सर, बराबर है? विज्जू सर इंडिविजुअली लगते हैं आपको? अरे सुनो, ये बात अलग है, उनका साइज डबल इंडिविजुअल जैसा है तो आदमी इंडिविजुअली ना, राइट? अब विज्जू सर का, एक मिनट, आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर 22-23 है? अरे एवरीबॉडी, आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर 22-23 है? प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर 21-22 में विज्जू सर का जो टर्नओवर था ये था 1.6 करोड़ रुपीस। करंट ईयर में विज्जू सर एक पेमेंट करते हैं सीए जामू को, सीए जामू को अगेन इंडिविजुअल को एक पेमेंट करते हैं। ये पेमेंट होता है 50,000 रुपीस का। बताइए टीडीएस करना है? चलो देखते हैं। 194J सीए को पेमेंट कर रहे हैं, मतलब प्रोफेशनल पेमेंट हो गया। तब इंडिविजुअल एचयूएफ टीडीएस तब डिडक्ट करेगा द टर्नओवर इन द बिजनेस एक्सीड 1 करोड़, बिजनेस इंक्लूड प्रोफेशन एज वेल। यस, बट प्रोफेशन में अगर इनकम, प्रोफेशन अगर स्पेसिफिक प्रोफेशन है तो उसके लिए ग्रॉस रिसीट चाहिए थी कितने से एक्सीडिंग 50 lakhs। अब आप बताइए क्या विजय सर के केस में दोनों कंडीशन बाय डिफॉल्ट में सेटिस्फाई हो रही है? यस। एट द सेम टाइम एंड विज्जू सर क्या प्रीवियस ईयर में पेमेंट कर रहे हैं एक्सीडिंग रुपीज 30,000? अरे एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब लिमिट, क्या वो 30,000 से ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं? यस। देयर विल बी टीडीएस 50,000 इंटू 10%, दैट इज 5,000। समझ में आ रही है बात? सपोज कर लीजिए इसी एग्जाम्पल में, सपोज कर लीजिए इसी एग्जाम्पल में अगर विज्जू सर का टर्नओवर सिर्फ 40 लाख रुपीस होता, अब बताइए क्या टीडीएस होता? नहीं, भले ही आप पेमेंट 50,000 या लिमिट के ऊपर ही क्यों ना कर रहे हो। Are you getting the point? So इंडिविजुअल और एचयूएफ तभी टीडीएस डिडक्ट करेंगे when the payment exceed the prescribed limits। क्लियर है मालिक? बना लो एग्जाम्पल। इज दिस डन? चलो आओ। तो चारों सेक्शन में, तो क्या मैं ऐसा कह दूं इन लोगों को, अब पेयर को मैं एक नया नाम दे रहा हूं, स्पेसिफाइड पर्सन। इसको मैं नाम क्या दे रहा हूं? स्पेसिफाइड पर्सन। ये याद रहेगा चारों सेक्शन, पांचों सेक्शन में ये कॉमन है। ये सुनो, ये कॉमन फीचर है पांचों सेक्शन के अंदर में। चलिए आइए शुरुआत करते हैं एक एक की। सबसे पहले सेक्शन लेकर के आते हैं सेक्शन 194 आई, पेज नंबर 6 ऑफ फास्ट ट्रैक नोट्स। जल्दी से 194 आई के अंदर में आए। 194 आई किस चीज से रिलेटेड है? रेंट। 194 आई किस चीज से रिलेटेड है बेटा? रेंट। रेंट के ऊपर टीडीएस। ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन, क्या बोला बेटा मैंने? स्पेसिफाइड पर्सन किसी भी रेसिडेंट को पेमेंट कर रहा है, ये पेमेंट ऑफ रेंट कितने से ऊपर जा रहा है बेटा? 2,40,000 पर एनम। 2,40,000 पर एनम पर को ओनर, पर एनम पर को ओनर। यानी अगर प्रॉपर्टी को ओन्ड प्रॉपर्टी है तो टीडीएस तभी कटेगा जब ईच को ओनर शेयर 240 के ऊपर जाए।
ईच को ओनर शेयर कितने से ऊपर जाए, 240 से ऊपर जाए। क्या टीडीएस एडवांस रेंट इंक्लूडिंग अरियर्स ऑफ रेंट पे भी लगता है? आंसर इज यस। सो टीडीएस इज एप्लीकेबल ऑन एडवांस रेंट एज वेल एज अरियर्स ऑफ रेंट। टीडीएस इज एप्लीकेबल ऑन एडवांस रेंट एज वेल एज अरियर्स ऑफ रेंट, राइट। सो अगर कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन किसी भी रेसिडेंट को रेंट पे कर रहा है, अगर कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन किसी भी रेसिडेंट को क्या पे कर रहा है बेटा, रेंट पे कर रहा है, और ये रेंट, वापस से बोलो ना, ये रेंट कितने से ऊपर जा रहा है बेटा, 2,40,000 के ऊपर जा रहा है एनुअली, तो आपको टीडीएस करना है। ये रेंट अगर प्लांट एंड मशीनरी का है तो 2%, प्लांट एंड मशीनरी छोड़ के कोई भी अदर एसेट्स है 10%। सो प्लांट एंड मशीनरी के लिए 2%, अदर एसेट्स के लिए 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। यस और नो? TDS has to be deducted at the time of payment or credit, whichever is earlier. Rent means any payment by whatever name called for use of land, building, land appurtenant thereto, machine, equipment, furniture, fittings, etc. Right? ये लिस्ट याद मत रखना, लिमिट्स याद रखना। अदर पॉइंट्स जो आपके याद रखने लायक है, TDS is also required on advance rent. Each को ओनर शेयर लिमिट ऑफ 1.8 लाख को कीजिए 2.4 लाख। ये 1.8 लाख पुरानी लिमिट है। Is this done? चलो चेक करिए। नो टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी क्रेडिटेड व्हेन इट इज पेड टू बिजनेस ट्रस्ट। अगर कोई रेंट आप बिजनेस ट्रस्ट को पे कर रहे हैं, अगर कोई रेंट आप किसको पे कर रहे हैं बेटा, बिजनेस ट्रस्ट को पे कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। जापान एयरलाइंस का केस अच्छा केस है, केस को ध्यान से सुनिए, आपको केस स्टडी बना करके दिया जा सकता है। केस क्या था, जरा ध्यान से सुनिए। होता यह था कि जब प्लेन लैंड करता था जापान एयरलाइंस का, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया चार्जेस लेते थे, राइट। इसको पार्किंग एंड लैंडिंग चार्जेस बोला जाता था, या लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस बोला जाता था। अब सवाल ये उठता है, जो एयरलाइन कंपनी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस दी जा रही है, एओ बोलता था कि भैया ये जो है ये रेंट है। एओ क्या बोलता था, ये क्या है, रेंट है। रेंट किस बात का, आपकी फ्लाइट यहां पे आकर के क्या होती है, पार्क होती है, ये उस बात का रेंट है, लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस के नाम से। तो इस पे टीडीएस 194I में होना चाहिए। असेसी का कंटेंशन ये था, असेसी का कंटेंशन ये था कि सर हम रेंट किसी भी चीज का तब बोल सकते हैं जब हम उस एरिया या उस प्रीमाइसेस को पर से यूज कर सके। पर से मतलब हम हमारे मर्जी के हिसाब से यूज करें, वो चीज हमारे कंट्रोल में हो, हमारे पोजीशन में हो। ऐसा है क्या कि आपने मेरे को रनवे नंबर 34 दे दिया तो मेरे को हर बार व्हीकल रनवे नंबर 34 में ही पार्क करने को मिलेगा? नहीं, ये तो आप हमारा हर बार चेंज करते रहते। तो ये जो आप लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस बोल रहे हो, दीज आर नॉट इन द नेचर ऑफ रेंट। मैटर सुप्रीम कोर्ट तक के क्या, एंड इट हैज बीन डिसाइडेड दैट यस, हम रेंट किसी भी चीज को तभी बोल सकते हैं जब हम उसको पूरी तरीके से कंप्लीटली यूज कर सके। पर से यूज ऑफ लैंड, कैसा बेटा, पर से यूज ऑफ लैंड होना चाहिए। अगर ये पर से यूज ऑफ लैंड नहीं है तो आप इसको रेंट नहीं बोल सकते। फिर दूसरा सवाल उठा, चलो 194 आए नहीं, कहीं और टीडीएस काट दो। अरे भाई साहब 194 आए नहीं, कहीं और टीडीएस काट दो। इट हैज आल्सो बीन हेल्ड, टीडीएस अगर इस मैटर में कटना भी है तो 194C में जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन फॉरेन कंपनी एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो अगर लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस का कहीं टीडीएस कटना भी चाहिए तो वो कहां कटना चाहिए, 194C। सो लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस इज in respect of aircraft are not for the use of land per se, but the charges in respect of facilities. Thus landing and parking charges payable by airline would attract TDS under 194C and not under 194I. clear है? next part ध्यान से सुनिए, right sir, what about deposit? हम कभी भी 10,000 डिपॉजिट 2,000 भाड़ा, जब भी कोई बोलता है तो इस तरह से बोलता है, 10,000 डिपॉजिट 2,000 भाड़ा। अभी किधर भी नहीं है। अब जो 10,000 डिपॉजिट है, ये डिपॉजिट दो तरीके के हो सकते हैं, रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल। वापस से बोलो कैसे, रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल। अब सपोज अगर ये डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है, मतलब ये तो रेंट का कंपोनेंट ही हो गया। ये ऐसी चीज है जो मुझसे तो गई पर कभी वापस नहीं आने वाली। दिल्ली समझ लो, मुझसे तो गया जो कभी वापस आने वाला नहीं है। सो इट हैज बीन हेल्ड, अगर ये नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है तो 194I में इसका टीडीएस कटेगा, पर ये रिफंडेबल डिपॉजिट है तो फिर इसका टीडीएस नहीं कटेगा। यस नो, यस। चलिए
नेक्स्ट आते हैं होटल अकोमोडेशन के ऊपर। किसके ऊपर? होटल अकोमोडेशन के ऊपर। मान लो मेरा भाई इसका नाम भाई तेरा नाम क्या है? हाँ, अमोल। अब मान लो अमोल रोज होटल आता जाता है, डेली का काम है, समझ लो, बराबर है, लगता रहता है भाई को। अरे होटल में काम लगता रहता है भाई को। अब अमोल हर बार होटल के कमरे बुक करता रहता है, बराबर है, तो भाई अपना ओएस होटल के अंदर में जाता रहता है, राइट नाउ। अब ये भाई अपना कमरा बुक करते रहता है। अब सवाल ये उठता है, ये दे तो रेंट का रूम का रेंट रहा है फॉर यूज ऑफ दैट रूम, डिपेंडिंग अपॉन एज द केस में भी, इज इट रेंट और नॉट? सवाल उठा, क्या जो होटल को आप पेमेंट कर रहे हैं, बहुत फ्रीक्वेंट पेमेंट्स कर रहे हैं, क्या ये टीडीएस में आना चाहिए कि नहीं? अब यहां पे दो बातें क्लियर कर दी लॉ ने बोला अगर अमोल रेगुलर बेसिस वाला है तो इसमें टीडीएस कटेगा, अगर अमोल रेगुलर वाला नहीं है, ओकेजनल वाला है, तो फिर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो अब ये डिपेंड करता है अमोल रेगुलर है या अमोल रेगुलर नहीं है, इसके ऊपर कि टीडीएस कटेगा या उसका टीडीएस नहीं कटेगा होटल का। इज दिस डन? चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पैसेंजर सर्विस फीस। अब ये पैसेंजर सर्विस फीस क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। जब आप एयर टिकट बुक करते हैं तो आपके एयरलाइन कॉस्ट के अलावा उसमें पे एस एफ करके फीस ऐड होती है। कभी आप अपनी फ्लाइट टिकट बनाएंगे तो देखिएगा, बहुत जल्द आप बनाने वाले हैं, पैसेंजर सर्विस फीस। अभी जो पैसेंजर सर्विस फीस होती है, ये क्या करती है, एयरलाइन कंपनी हमसे कलेक्ट करती है और कलेक्ट करके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे देती है। अभी पैसेंजर सर्विस फीस क्या होती है पहले ये समझ लीजिए। पैसेंजर सर्विस फीस, आप जब एयरपोर्ट पे जाते हो तो क्या फ्लाइट के टाइम के जाते हो क्या? मतलब क्या ट्रेन के टाइम के जैसे जाते हो क्या? 11 बजे फ्लाइट है तो 11 बजे ट्रेन है तो आप एक काम करो 10:55 को भी पहुंच दो तो ट्रेन में बैठ सकते। नहीं, फ्लाइट में आपको पहले जाना होता है, बैगेज करवाने होते हैं, सिक्योरिटी चेक्स होता है और फिर आपको जाने का मौका मिलता है। अब आप टेक्निकली 2-2.5 घंटे पहले पहुंच जाते हो, सारी चीज करवा करके वहां पे लॉन्ज में बैठ जाते हो, वहां पे अपना लैपटॉप चार्ज कर रहे हैं, कुछ लोग स्मोकिंग रूम यूज कर रहे हैं, कुछ वॉशरूम यूज कर रहे हैं, तो इस सारे यूसेज के लिए आपसे एक चार्जेस लिया जाता है कॉल्ड एज पैसेंजर सर्विस फीस, ताकि आपको एयरपोर्ट के अंदर में सारी सुविधाएं मिल जाए। राइट नाउ पैसेंजर सर्विस फीस एयरलाइन कंपनी ने कलेक्ट किया और एयरलाइन कंपनी ने कलेक्ट करके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे दिया। अब इशू अराइज हुआ, एओ बोलता है ये जो पैसेंजर सर्विस फीस एयरलाइन कंपनी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे रही है, ये भी रेंट है। वापस से वही बात उठी, क्या ये पर से यूज ऑफ प्रीमाइसेस है? नहीं। अगर ये पर से यूज है ही नहीं तो इस पर टीडीएस आ सकता नहीं, अंडर 194 आए, यस और नो? So accordingly it is now settled position that 194 of the act will not apply to PSF, that is passenger service fees. Passenger service fees पे ये applicable नहीं है। कल का yes or no? चलिए लास्ट वाले को आप बाकायदा कट कर सकते हैं, बराबर। रजिस्टर में जाओ, सेक्शन 194 आए, अगर कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन, बेटा स्पेसिफाइड पर्सन क्लियर है क्या? मैं यहां पे लिख दूं आपके नोट्स के हिसाब से, रेफर अबाउ एवरीबॉडी। स्पेसिफाइड पर्सन किसी को भी क्या पे कर रहा है बेटा? रेंट पे कर रहा है। ये रेंट कितने से एक्सीड करता है बेटा? 2,40,000 पर एनम। बताइए बेटा, प्लांट एंड मशीनरी का होगा तो कितना परसेंट? 2%। अदर एसेट का होगा तो कितना परसेंट बेटा? 10%। किसको पे होना चाहिए? ये रेसिडेंट। क्या रेंट इंक्लूड करता है एडवांस रेंट एंड अरियर्स ऑफ रेंट? चालक का आप सभी को पता होगा हमारे फ्री टेस्ट पेपर चालू है, इससे बड़ा लाभ कभी नहीं मिलने वाला है जितना बड़ा लाभ आपको मिल रहा है। आई एम श्योर आप पेपर दे रहे होंगे। आज आप लोग का तीसरा पेपर का सॉल्यूशन मैंने टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर दिया है, आपने उसको जरूर देखा होगा। एट द सेम टाइम फाइनल की भी टेस्ट सीरीज चालू है, आप लोगों की भी टेस्ट सीरीज चालू है। टीचर अगर इतना एफर्ट ले रहा है आपके लिए तो प्लीज इस एफर्ट को फुलफिल करो, आप भी टेस्ट दो। क्लियर है? अच्छा जी,
डन है मालिक? चलो नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर चलते हैं। 194 IB पेज नंबर 7, 194 IB पेज नंबर 7। पहुंचे? अब देखिए 194 I में वो रेंट कवर होते हैं जो ऑफिशियल पर्पस के लिए दिए, वो रेंट कवर होते हैं जो किसके लिए दिए बोलो, ऑफिशियल पर्पस के लिए दिए हैं। नाउ अब जो रेंट पर्सनल पर्पस के लिए दिए जा रहे थे, इनके लिए कोई सेक्शन था ही नहीं। मान लीजिए घर का रेंट, अगर आप अच्छा खासा घर का रेंट पे कर रहे हैं तो उस केस में आपको टीडीएस कट करना है, 194 I में आता ही नहीं था, तब तक 194 M आया ही नहीं था, तब जाकर के 194 IB की खोज हुई, 194 IB निकाला गया। कहा गया अगर आप अपने पर्सनल रेंट्स पे कर रहे हैं या इस चीज के लिए रेंट पे कर रहे हैं जो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, ऐसे रेंट्स का टीडीएस आप कहां काटेंगे, 194 IB। हम सीधे शब्दों में हमारे पर्सनल रेंट्स बोल सकते हैं, राइट। ये सेक्शन कहता है अगर आपका रेंट 50,000 पर मंथ से ऊपर है तो टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 5%, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 5%। अब जैसे अगर देखा जाए तो अपने आरजे सर है ना, ऋषभ जैन सर, राइट, ऋषभ जैन सर का घर का रेंट है 90,000 पर मंथ पुणे में। बताइए क्या ऋषभ सर को टीडीएस कट करना पड़ता होगा? यस, 90,000 इंटू 5%। समझ में आ रही बात? ये आय में नहीं जाएगा बिकॉज इट्स नॉट अ बिजनेस पेमेंट, तो ये काय में जाएगा बेटा, 194 IB। क्लियर है मालिक? चलो आओ, अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ, सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, रेसिडेंट को पे कर रहा है 50,000 पर मंथ से ऊपर, कितना बेटा? सो 5% क्या आएगा बेटा, TDS। TDS is deductible as per section 206AA or 206AB. Such deduction shall not exceed the amount of rent payable for the last month of the previous year or last month of tenancy. अब यहां पे एक अमेंडमेंट ये आया है कि 206AB भी यहां पे लिखा होता था, where TDS is deductible as per 206AA और 206AB। 206AA सामने वाले ने पेन नहीं दिया, 206AB सामने वाले ने रिटर्न नहीं भरा। यहां से फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है, 206AB वर्ड कट कर दिया गया है, 206AB वर्ड कट कर दिया गया है। दैट मींस इफ सेक्शन 206AB अप्लाई, टीडीएस कैन एक्सीड द रेंट पेबल। जनरली टीडीएस जो होता था इस सेक्शन में वो रेंट पेबल से ऊपर नहीं जा सकता था फॉर द लास्ट मंथ, यस, बट अब ऐसा नहीं है। 206AB अगर अप्लाई होता है तो लास्ट मंथ के रेंट से भी ऊपर जा सकता है, यस। अच्छा जी सर, रजिस्टर में जाइए, सेक्शन 194 IB इंडिविजुअल एंड एचयूएफ क्या कर रहे हैं बेटा, किसी भी रेसिडेंट को क्या पे कर रहे हैं बेटा, रेंट जो एक्सीड कर रहा है कितने से बेटा, 50,000 पर मंथ से, तो टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 5%। इज दिस डन? चलिए नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आ रहा हूं मैं, 194H पेज नंबर 5, सेक्शन 194H पेज नंबर 5। यहां पे भी अगेन स्पेसिफाइड पर्सन, स्पेसिफाइड पर्सन सभी को पता है बेटा, मेरे को नहीं पता, रिपीट करो। इंडिविजुअल और एचयूएफ हैज टू डिडक्ट टीडीएस ओनली व्हेन टर्नओवर एक्सीड 1 करोड़, ग्रॉस रिसीट एक्सीड 50 lakhs and payment exceed prescribed limit in the previous year. Other than individual और HUF को क्या हर केस में TDS डिडक्ट करना है? Yes or no? अगर ये किसी को भी क्या करते हैं बेटा, पेमेंट करते हैं, स्पेसिफाइड पर्सन किसी भी रेसिडेंट को पेमेंट करता है एक्सीडिंग ₹15,000, एक्सीडिंग ₹15,000, TDS will be at the rate of 5%, TDS will be at the rate of 5%। ए लाला सुनना, तुझे नहीं लगता चाहे वो 194D हो नॉर्मल कमीशन, चाहे वो 194G हो लॉटरी सेलिंग कमीशन, चाहे वो 194D हो द इंश्योरेंस कमीशन, यस और नो, द इंश्योरेंस कमीशन, तो ऐसे केस में अपन क्या करते हैं बेटा, ऐसे केस में अपना जैसे ही कमीशन एक्सीड होता है कितने से बेटा, 15,000 से, टीडीएस का रेट है 5%। ये 3 सेक्शन का कॉमन हैक है,
ये 3 सेक्शन का कॉमन हैक है। जहां वर्ड दिमाग में आए कमीशन, कायमंटोमी, जहां वर्ड दिमाग में आए कमीशन लेने का, 15,000 से ऊपर गया तो 5%, कायमंटलमी 15,000 से ऊपर गया तो टू डू एवरीबॉडी यस। अच्छा जी, ध्यान से सुनिएगा सर, no deduction shall be made under this section on any commission brokerage payable by BSNL और MTNL। BSNL MTNL अपने एजेंट्स को क्या करता था, कमीशन देता था, इस पे कोई टीडीएस लगने वाला नहीं है, बिल्कुल याद मत रखना। नेक्स्ट, कमीशन टू एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय डायरेक्टर विल फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी अंडर सेक्शन 192। अगर एम्प्लॉय या एम्प्लॉय डायरेक्टर को दे रहे हो तो 192 में टीडीएस होगा, इस सेक्शन में नहीं। ट्रांजैक्शन ऑफ सिक्योरिटीज आर नॉट कवर्ड अंडर 194H। जो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के ऊपर आप क्या करते हो, ब्रोकरेज या कमीशन देते हो, उस पर टीडीएस होता नहीं। वैसे भी देख लीजिए, आप शेयर ट्रेडिंग करते हो, आप एक बार भी टीडीएस काटा आपने, नहीं। हालांकि याद रखिएगा, टीडीएस शैल बी डिडक्टेड ऑन कमीशन पेड फॉर कमोडिटी ट्रांजैक्शन। शेयर्स वाले ट्रांजैक्शन पे टीडीएस नहीं कटता, कमोडिटी वाले ट्रांजैक्शन पे टीडीएस जरूर कटता है। यस और नो? अच्छा जी, अब आते हैं भारती सेल्यूलर कोलकाता का केस। ये भारती सेल्यूलर कोलकाता का केस बड़ा फेमस हुआ था और कई बार पूछा भी गया था। केस क्या था मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। राइट, अभी तक के कई लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज कर देना। ध्यान से सुनो, केस क्या था। केस ये होता था, आपको पता है एक जमाना हुआ करता था, राइट, आई डोंट नो आप वो जमाने में रहे या नहीं रहे, मेरे हिसाब से नहीं रहे होंगे। 10 रुपए का वाउचर मिलता था रिचार्ज करने का, सिक्का लेकर के घसना पड़ता था, याद आ रहा है? ठीक है, चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी 10 रुपए का वाउचर जो दुकान वालों को मिलता था, ये 8 रुपए में मिलता था और वो 2 रुपए उनका प्रॉफिट हुआ करता था। अब ये 2 रुपए उनका प्रॉफिट था या ये कमीशन था, बात एक ही हुई। अब एओ कहता है जब भारती सेल्यूलर इस तरीके का कोई अमाउंट पे कर रहा है उनको, तो उनको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत है। असेसी का कहना था ये मेरा बिजनेस प्रॉफिट है, ये कमीशन नहीं है। जबकि डिपार्टमेंट का कहना था कि आप 10 रुपए का वाउचर आपको 8 रुपए में मिल रहा है, तो बीच में जो 2 रुपए है प्रॉफिट एलिमेंट, दिस प्रॉफिट एलिमेंट इज इन द नेचर ऑफ कमीशन एंड दैट्स व्हाई टीडीएस इज रिक्वायर्ड। अब इस पे झगड़ा हुआ, मैटर कोर्ट तक के गया, इट हैज बीन हेल्ड टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड अंडर 194H। ये प्रॉफिट है पर दिस प्रॉफिट इज इन द एलिमेंट ऑफ कमीशन. So the distributor only acted as a middleman on behalf of that. Discount given was within the meaning of commission on which tax was deductible. कड़ल का. अब आते हैं ये वाले कंटेंट पे. ये कितना अजीबो गरीब केस है, ये इतना अजीबो गरीब केस है कि मैं आपको बता नहीं सकता. यस सर, ध्यान से सुनिए. वो आपने वो सीरियल्स देखे, वो क्या नाम है यार उसका, एक अनुपमा, तो हाँ एकता कपूर जी वो सीरियल्स बनाती है. ये सुनो, एकता कपूर जी वो सीरियल्स बनाती है, वो क्या 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 वाले, राइट. नहीं मैं उल्लू बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बता रहा हूं कि आप जो सीरियल्स बनाते हैं, ठीक है. अब ध्यान से सुनिए सर, सीरियल्स दो तरह से बनते हैं, दो तरीके के नहीं, दो तरह से. एक, कंटेंट आप अपना बनाएं और टीवी चैनल्स के ऊपर सिर्फ ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट करें. दूसरा, या तो चैनल वाला ही आपको स्पेसिफिकेशन बताएगा कि मेरे को क्या चाहिए, तू क्या बना के दे, एंड अल्टीमेटली यू गेट पेड द अमाउंट. यानी दो तरह की स्कीम चलती है. एक, आप अपना सीरियल बनाएं और चैनल पे अपलोड करवा दें फॉर टेलीकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग. दूसरा, चैनल वाले ही आपको पैसे दें. लेट अस अंडरस्टैंड बिग बॉस 16, सोनी टीवी विल गिव और कलर्स एज द केस में भी, जिस पे भी आता होगा वो, यस, वो पैसा दे पूरा सीरियल प्रोड्यूस करने का उनके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से और बनवा के लिए. अब सवाल उठ रहा था, बताइए, व्हेन द कंटेंट इज प्रोड्यूस एज पर द स्पेसिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय ब्रॉडकास्टर टेलीकास्टर. मान लीजिए अगर कलर्स पे आता है ना, कलर्स का जो बिग बॉस है, अब बिग बॉस को पूरा का पूरा स्पेसिफिकेशन कौन बना करके देता है? कलर्स. अब जो पेमेंट सोनी टीवी बिग बॉस के प्रोड्यूसर को कर रहा होगा, उनके हिसाब से प्रोडक्ट बना करके देने का, इसका टीडीएस किधर जाएगा? 194C. क्योंकि लॉ कहता है कि ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट है कि वो आपको पेमेंट कर रहे हैं और उनके हिसाब से चीजें बन के मिल रही है. अब दूसरा सवाल उठा, सपोज कर लीजिए मैंने एक क्या बनाया, सीरियल बनाया.
मैंने सीरियल बनाने के बाद मैंने कहा भैया सेट मैक्स पे बहुत हो गया, केवड़ा सूर्यवंशी बहुत हो गया, वो हटाओ, मेरा पिक्चर लगाओ। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना मूवी बना करके उनको प्रोवाइड कर दिया। मैंने अपना मूवी बना करके उनको प्रोवाइड कर दिया कि भैया आप ये आप चलाओगे। मैंने क्या ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग वालों को पेमेंट किया, फ्री में तो चलाएंगे नहीं। विल दिस बी कमीशन? दो सवाल उठे। एक, सीरियल मैंने बनाया, सिर्फ उनको ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट करने को दिया। सीरियल मैंने बनाया, ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट करने को दिया। दूसरा, उन्होंने बोला मेरे को तू सीरियल बना और उनने मेरे को पैसा दिया। दो अलग अलग चीजें, ठीक है। जब उनने मेरे को कोई स्पेसिफिकेशन दिया और उनके स्पेसिफिकेशन के मैं हिसाब से काम कर रहा हूं, जो पेमेंट विजय को मिलेगा टीडीएस विल बी डिडक्टेड अंडर 194C। दूसरा, अब मैंने सीरियल बनाया, मैंने प्रोड्यूस किया, मैंने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया। चलिए सपोज कीजिए मैंने एक धार्मिक सीरियल बनाया और इसे प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया। अब मुझे बताइए, यहां मैं जैसे ही रिलीज कर रहा हूं, विल टीडीएस बी डिडक्टेड? क्योंकि वो रिलीज करने के लिए पैसे लेंगे। अब इस पॉइंट पे इतना गजब सर्कुलर निकाला सीबीडीटी ने कि मतलब मैं बोला भाई फुल रिस्पेक्ट। उन्होंने बोला टीडीएस विल बी नॉट डिडक्टेड अंडर 194C बट टीडीएस विल बी डिडक्टेड। आप समझे क्या किया इन्होंने? उन्होंने ये बताया नहीं टीडीएस कौन से सेक्शन में डिडक्ट होगा। ये बोल दिया कि जब आप बना करके टेलीकास्टर ब्रॉडकास्टर को दे रहे 194C नहीं आएगा पर टीडीएस आएगा। कौन से सेक्शन में वो बताना भूल गए। तो क्या इसे कमीशन मान के 194H में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? स्टिल वी डोंट नो। चलो वापस से 1 2 3 स्टार्ट। हाँ, उनके हिसाब से मैंने सीरियल बनाया। व्हेन दे विल मेक द पेमेंट टू विजय 194C। विजय ने अपना ही सीरियल बना करके उनको टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट करने के लिए दिया। विल देयर बी 194C? नो। विल देयर बी टीडीएस? अंडर विच सेक्शन? मालूम नहीं। गजब का दिमाग है। यस और नो? चलिए जी, 194H सेक्शन 194H याद रखने का तरीका, हां मैं कमीशन लेता हूं। कमीशन जब भी कोई स्पेसिफाइड पर्सन किसको पे करेगा? रेसिडेंट को। कमीशन एक्सीडिंग रुपीज, बोलो ना बेटा, तो टीडीएस विल बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 5%। TDS will be deducted at the rate of 5%. कलल का भाऊ, कलल का इज दिस डन? बहुत वधिया जी, बहुत वधिया। ओके बेटे, 194J पेज नंबर 8। 194J पेज नंबर 8। चलिए 194J याद रखने का तरीका, जबरदस्त प्रोफेशनल। कैसे याद रखोगे? इसका सीधा चार्ट ड्रॉ करो। 194J जबरदस्त प्रोफेशनल। अगर कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन पे करता है, किसको? रेसिडेंट को। ठीक है, अगर ये डायरेक्टर शिटिंग फीस है, डायरेक्टर शिटिंग फीस
या फिर ये डायरेक्टर शिटिंग फीस एनी अमाउंट, कैसे बेटा, एनी अमाउंट टीडीएस एट द रेट 10%। टीडीएस एट द रेट ऑफ 10%। यही अगर प्रोफेशनल पेमेंट है एक्सीडिंग ₹30,000 पर एनम, टीडीएस एट द रेट ऑफ 10%। हाँ जी, क्या हो रहा है? यही कितना परसेंट? क्या हुआ? यही अगर टेक्निकल सर्विसेज है एक्सीडिंग ₹30,000 पर एनम, टीडीएस एट द रेट ऑफ 2%। यही अगर रॉयल्टी ऑन फिल्म्स है एक्सीडिंग ₹30,000 पर एनम, टीडीएस एट द रेट ऑफ 2% पर एनम। यही अगर अदर लॉयल्टी है एक्सीडिंग 30,000 पर एनम, टीडीएस एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, दैट इज टीडीएस एट द रेट ऑफ 10%। सर रेगुलर से डीप तो आप फास्ट ट्रैक में पढ़ा रहे हो, थैंक्स। आपने शायद रेगुलर से गलत जगह से लिया था। है ना? स्पीड नहीं, कंटेंट इंपॉर्टेंट है। यस, चलो आओ, आजा मेरे बच्चा। चेक, ध्यान से सुन। स्पेसिफाइड पर्सन रेसिडेंट 30,000 पर एनम एक्सेप्ट डायरेक्टर फीस। अगर आप अपना चार्ट देखोगे कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट है, डायरेक्टर सिटिंग फीस एनी अमाउंट कितना डाल दिया है, सीधा 10%। सो डायरेक्टर सिटिंग फीस अगर ₹1 भी रही तो क्या विल देयर बी टीडीएस? यस। इसके बाद में अगर ये टेक्निकल सर्विसेज का पेमेंट है या ये रॉयल्टी विच इज रिलेटेड टू सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म है तो 2%। अगर ये अदर्स है, अगर ये क्या है बेटा, अदर्स है, तो फिर कितना परसेंट? 10%। क्लियर है? अदर्स है तो कितना परसेंट है बेटा? 10%। टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट, विच एवर इज अर्लियर। राइट? चलिए आइए, इसके अलावा एक और चीज, सर कॉल सेंटर 2%, कॉल सेंटर 2%, 30,000। if the pay exceed 30,000 per annum, TDS at the rate of 2%. आ जाओ, हम लोग बहुत अच्छे रिदम में, बिल्कुल मत तोड़ो। 2% इन केस ऑफ पेई एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर। यस, एक सवाल उठा, नोटिफिकेशन नंबर 88 2008, एक सवाल उठा। सवाल यह था कि भैया प्रोफेशनल्स में कौन कौन कवर होंगे। भैया ध्यान से सुनिए, प्रोफेशनल्स में कौन कौन कवर होंगे। प्रोफेशनल्स में वो लोग कवर होंगे जो 44AA में लिखे हैं, मेडिसिन, डॉक्टर, अकाउंटेंट, याद आ रहा है डेफिनेशन, राइट, आर्टिस्ट, वो सब कवर होंगे। फिर एक सवाल उठा, व्हाट अबाउट दीज पीपल, स्पोर्ट्स, एम्पायर, आईपीएल में जितने काम करते हैं उतने पूरे की लिस्ट। आईपीएल में कौन काम करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन,
एम्पायर, रेफरी, कोच, टीम फिजिशियन, साइकोथेरेपिस्ट, इवेंट मैनेजर्स, कमेंटेटर्स, एंकर, स्पोर्ट कॉलमनिस्ट, आईपीएल में काम करने वाले सारे लोग। यस, एक्सेप्ट वो वाली दीदी, वो वाली दीदी 194 में जाती, यस और नो? यस। अच्छा, यही अगर दूसरे प्लेयर है लसित मलिंगा, वो भी उधर जाएगा। बट जिन रेसिडेंट्स को आप पेमेंट कर रहे हैं और वो स्पोर्ट्स पर्सन, एम्पायर, रेफरी, कोचेस वगैरह होंगे, क्या इनका भी टीडीएस 194J में हो सकता है? यस, यस। नो टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस पेड बाय नॉन रेसिडेंट टू सीए, लॉयर, एडवोकेट और सॉलिसिटर इन इंडिया। क्या गजब लॉ बनाया, देखिए। नॉन रेसिडेंट्स अगर आपको पेमेंट करते हैं तो इस पर टीडीएस लगता नहीं। यस, बिंदास ऐसे कट कर देने का, लिख देने का फाइनल्स। सर तो फिर दिया क्यों? मुझे एक्सपेक्टेड थे कि ये केस लॉज आपको इंटर में भी डाले जाएंगे, पर उनने डाले नहीं। तो उन्हें नहीं दिए तो फिर कबर जबरदस्ती काय को पढ़ने का? इज दिस डन? से सुनो, चलो जी आते हैं। एक मिनट, हम सीरीज पढ़ रहे थे, हम सीरीज पढ़ रहे थे। कौन से सेक्शन की सीरीज थी? 194 आई डन हो गया, एच हो गया, जे हो गया। क्लियर है? क्या बचता है? सी और ए। तो ये 5 सेक्शन की सीरीज खत्म हो जाएगी। आ जाओ 194C पेज नंबर 4। इज दिस डन? चलो 194C, सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट, सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट। इस तरीके से इस सेक्शन को याद रखा जा सकता है, राइट? तो आपने ऐसे कितने भी सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट वालों को पेमेंट दिया होगा, राइट? अगेन, अगर कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन, कैसा बेटा? अगर कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन पे कर रहा है, किसको पे कर रहा है बेटा? रेसिडेंट को पे कर रहा है। किसको पे कर रहा है बेटा? रेसिडेंट को पे कर रहा है। और ये पेमेंट सिंगल पे, सिंगल के खर्चे कम है 30,000, एग्रीगेट पे ज्यादा लगेंगे, एग्रीगेट पे एक्सीड 1 लाख, टीडीएस विल बी ऑर्डर्ड ऑफ, अगर पे इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो 1%, अदर्स है तो 2%। कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग सब कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। सो टीडीएस कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट पे भी जाएगा, सब कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स पे भी कटेगा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे भी टीडीएस कटेगा। कुछ नहीं समझ आए 194C? यस और नो? So no. आइए इधर, अगर कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन रेसिडेंट को पे कर रहा है, सिंगल पे 30,000, एग्रीगेट पे 1 लाख, इंडिविजुअल एचयूएफ को दे रहे हो 1%, अदर को दे रहे हो 2%। यस सर, आपने कहा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे भी आता है। वर्क्स में क्या क्या आता है सर? वर्क्स में आता है ABCD का मैन्युफैक्चरिंग। वर्क्स की डेफिनेशन कई बार आपको थियरी में पूछी है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कई बार आपको थियरी में पूछी है।
कैसे याद रख सकते हो? ABCD का मैन्युफैक्चरिंग। कैसे याद रख सकते हो? ABCD का मैन्युफैक्चरिंग। अब आप ये पूछेंगे एडवर्टीजमेंट्स का पेमेंट। अगर आप पेमेंट एडवर्टीजमेंट्स का पेमेंट कर रहे हैं तो काम खत्म, आपको टीडीएस करना होगा एट द रेट ऑफ 10%। यस, एट द रेट ऑफ 10%। गलत, एट द रेट ऑफ 1 और 2%। समझ में आ रही बात? इफ द पेमेंट एक्सीड 30,000 सिंगल पे और एग्रीगेट पे 1 लाख। दूसरा ब्रॉडकास्टिंग, अभी हम थोड़ी देर पहले देख के आए थे ना, केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट। याद रखिए, नो पर्सनल पेमेंट्स कवर्ड अंडर सेक्शन 194C। ये कहां कवर्ड होते हैं? 194M। तो याद रखिए क्वेश्चन किस तरह से घुमा के पूछेगा, चलो पहले वो समझाता हूं। आपको क्या किया जाएगा? आपको बताया जाएगा कि भैया इस तरीके का एक पेमेंट हुआ है। वो पेमेंट का नेचर लिटिल पर्सनल दे देंगे, जैसे केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर द मैरिज ऑफ विजय's ब्रदर is given at a price of let's say 12 lakh, whether TDS will be done on 194C। ठीक है, अब आपको सबसे पहले 194C लिखना होगा पूरा, that any specified person makes a payment to any resident, then the single pay exceed 30,000 or the aggregate payment exceed 1 lakh, TDS has to be deducted at the rate of 1% where the pay is individual or HUF, 2% in case of others। इतनी पूरी रामायण लिख दी। इसके बाद आपको लिखना होगा TDS अंडर 194C इज नॉट डिडक्टेबल इफ द पेमेंट इज इन द नेचर ऑफ पर्सनल पेमेंट। तीसरा पैराग्राफ, हाउएवर TDS विल बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194M इफ द एग्रीगेट पेमेंट एक्सीड 50 lakhs, TDS विल बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 5%। समझ में आ रही बात बेटा? तो एडवर्टीजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग, केटरिंग। चौथा बोलो बेटा, कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड अदर देन रेलवे। ABC, कैरेज ऑफ गुड्स का यहां से D उठाया है और कोई ऑप्शन नहीं था। किसी चीज को तो राइम करना था, कैरेज ऑफ गुड्स। चौथा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर यूजिंग मटेरियल परचेज फ्रॉम सच कस्टमर और his relative, but does not include manufacturing or supply of product according to the requirement or specification of customer by using material purchased from a person other than such customer। इत्तू साहब आपको समझ नहीं आया ना क्या था? बहुत बढ़िया बेटा, चाय पिलाओगे? सुनो बेटा, मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, हाउ इट वर्क्स बहुत सिंपल है। सपोज एकत्वम अकेडमी ने क्या किया, लालजी भाई को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया। कॉन्ट्रैक्ट था टी शर्ट प्रिंटिंग। क्या दिया बेटा? टी शर्ट प्रिंटिंग। यस और नो? राइट। ऐसा मस्त टी शर्ट्स पे लिख दिया, नहीं टी शर्ट्स पे लिख दिया यू विल पास, बराबर है, यू विल पास लिख दिया ऐसा टी शर्ट पे, टी शर्ट बनाने के लिए उनको दे दिया। नाउ अंडरस्टैंड, दो तरीके की सिचुएशन यहां पॉसिबल है। पॉइंट नंबर 1, सिचुएशन ए, एकत्वम अकेडमी प्रोवाइडेड मटेरियल। एकत्वम प्रोवाइडेड, बोलो मटेरियल भी एकत्वम ने दिया। लालजी को सिर्फ क्या करना था, साइजेस में कट एंड अकॉर्डिंगली एम्ब्रॉयडरी एक्सेट्रा कर करके देना था, लोगो वगैरह लगा करके दे देना था। मटेरियल भी अगर एकत्वम ने प्रोवाइड किया तो आपको नहीं लगता दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकेम जॉब कॉन्ट्रैक्ट? यस और नो? आई एम वेरी श्योर यू माइट हैव डन दिस इन कॉस्टिंग। अरे एवरीवन, आपने ऐसा जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग सुना रहेगा ना उधर। सो अभी अगर एकत्वम अकेडमी ने टी शर्ट प्रिंट करने के लिए दिया, एंड मटेरियल भी वही प्रोवाइड कर रहे हैं, सो आपको नहीं लगता ये जो पेमेंट दिया जा रहा है दैट इज फॉर अ जॉब कॉन्ट्रैक्ट? इज इट अ जॉब और नॉट? Yes, so if it is a job, TDS will be deducted under section 194C.
So if material is also provided, then the TDS will be deducted under 194C. Now suppose ऐसा अभी ऐसा भी रहेगा ना, बराबर है? अभी रख देना बॉटल को उधर का, बॉटल नाउ अंडरस्टैंड। अभी ये वाला पॉइंट समझ के लेना, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। अभी इधर बच्चों ये एकत्व, अरे किधर गया है? अभी बच्चों एकत्वम अकेडमी ने क्या किया, ऐसा लालजी भाई को अभी सपोज टी शर्ट प्रिंट करने के लिए दिया रहेगा। अभी एक बात ये होगी कि मटेरियल हमने प्रोवाइड किया, दूसरी बात ऐसा भी हो सकता है ना कि मटेरियल किसी और ने प्रोवाइड किया या मटेरियल उसने परचेज किया। पॉसिबल है कि नहीं है? यू टेल मी, पॉसिबल है कि नहीं है? सो लालजी भाई ने क्या किया, लालजी भाई से ऐसा किसी लेट से रेमंड से कपड़ा लिया होगा, बराबर ना? सो अगर रेमंड से कपड़ा लिया होगा, आई डोंट नो क्यों हंस रहे हैं, राइट? सो ऐसा रेमंड से कपड़ा लिया होगा। सो आपको नहीं लगता अभी उसने रेमंड से कपड़ा लिया, उसने अपने हिसाब से जैसा टी शर्ट जो कुछ बनाना था उसने बना करके हमारे को ऐसा डिलीवर कर दिया, एंड वी पेड वॉट एवर द अमाउंट वी हैव डिसाइडेड, हमने उतना अमाउंट उसको पे कर दिया। नाउ यू टेल मी, इज इट अ जॉब कॉन्ट्रैक्ट और इज इट अ परचेज कॉन्ट्रैक्ट? परचेज। अभी हम उसको पैसा दे रहे हैं और बदले में टी शर्ट ले रहे हैं। अगर परचेज का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो आपको नहीं लगता 194 क्यों आना चाहिए, 194C नहीं? करेक्ट और नॉट? अगर परचेज का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा सो टीडीएस ईदर हैज टू बी डिडक्टेड अंडर 194Q और एज द केस में बी 206C1H, वॉट एवर एज द केस में भी। बराबर है कि नहीं है? अरे कुछ समझ रहा क्या तुमको? अरे तो ऐसे बैठे रहोगे कि वो क्या होगा? अरे ऐसा थोड़ी नहीं था, कुछ बोलो मेरे को समझने को तो ना, तुम्हारे को समझ में आया कि नहीं आया? सही है कि नहीं? सो राइट। एक बच्चा कह रहा है सर XYZ टीचर देख रहे होंगे आप किसकी एक्टिंग कर रहे हैं। बेटा जिस आदमी की मैं बात कर रहा हूं ना वो A+ टीचर है, XYZ नहीं। समझ आ रहा है क्या तेरे को? राइट? वो A+ टीचर है, वो XYZ टीचर नहीं है, राइट? और देख भी रहे होंगे तो कोई बात नहीं, उनको ऑलरेडी मालूम है कि मैं उनका स्टूडेंट है और मैं ये करता है, और आज से नहीं 10 साल से कर रहा है। उनको ऑलरेडी मालूम है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। उन्होंने मेरे को एक बार बोला भी कि उन्होंने मेरे को एक बार बोला भी, मैंने उनको अपफ्रंट बोल दिया, मैं बोला सर आपको मालूम है मैं करूंगा ही। बोल के क्या मतलब है? ये सुनो, मैं आपका स्टूडेंट रहता तो समझ में आता, फैन को आप कैसे मना कर सकते हो? सही है कि नहीं है? टेंशन नहीं लेने का, आ जाओ धंधे पे ध्यान दो बेटा। सो अभी मेरे को एक बात बताओ, अगर ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता, विल देयर बी टीडीएस अंडर 194C? यस, बिकॉज इट्स अ जॉब्स और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर ये परचेज वाला कॉन्ट्रैक्ट है, अगर ये कौन सा वाला है बेटा? परचेज वाला कॉन्ट्रैक्ट है, तो काम खत्म। TDS has to be deducted and 194Q और 194C। अब ध्यान से सुनिए, एकत्वम अकेडमी ने मटेरियल ना प्रोवाइड करके, ध्यान से सुनना, एकत्वम अकेडमी ने मटेरियल ना प्रोवाइड करके wowclass.com या vlearnclass.com ने प्रोवाइड किया होता तो, नाउ अंडरस्टैंड, इफ दे आर कनेक्टेड एंड दे कैन फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव, तब भी 194C आएगा। सो जरूरी नहीं जो ऑर्डर कर रहा है उसने सप्लाई किया, अगर उसके रिलेटेड पार्टी 40A2, सो नाउ वाओ क्लासेस एंड वीलन क्लासेस आर रिलेटेड पार्टी टू एकत्वम अकेडमी। नाउ इसने भी अगर प्रोवाइड कर दिया तो भी 194C हैज टू बी डिडक्टेड। यस और नो? अब ये पढ़ो, इस पे मेरे को लगता है क्वेश्चन आएगा। वापस से ये एक बार पढ़ो, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट। सर आप अकाउंट्स के सर की एक्टिंग कर रहे हो ना? बराबर। चलो जल्दी लिखो। पढ़ लिया बेटा?
समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? ये बनाने की इच्छा है, ये बना लो, मेरे हिसाब से ये बहुत काम आएगा। जूम इन करूं? दो मिनट, ये कंप्लीट हो जाने दो, करता हूं। डन हो गया ये? वरना चलो नीचे ये वाला पार्ट, डन। ओके, दैट वाज 194C। अच्छा, अब एक और इशू है 194C में जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। व्हाट अबाउट जीएसटी? व्हाट अबाउट जीएसटी? ना अंडरस्टैंड। अगर जीएसटी सेपरेटली शो हुआ है तब तो वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी पे टीडीएस, नॉट सेपरेटली शोन टीडीएस ऑन होल अमाउंट, टीडीएस ऑन दी होल अमाउंट। डन है बेटा? चलिए एक लास्ट बाकी है 194A। एवरीवन प्लीज कम टू 194A। 194A किस बारे में बात करता है? इंटरेस्ट। देख, इंटरेस्ट से रिलेटेड ना हमारे पास दो टीडीएस है, ध्यान से सुन। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, इससे रिलेटेड दो है। अगर ये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है तो आपको जाना है सेक्शन 193 में। टीडीएस है ऑन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज। अदर देन सिक्योरिटीज पे कौन सा इंटरेस्ट आता है? लोन पे इंटरेस्ट, यस और नो? लोन्स एंड एडवांस वाला इंटरेस्ट ये जाता है 194A के अंदर में। दोनों के बीच का बेसिक फर्क समझा? सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट चल रहा है 193। अदर देन सिक्योरिटीज के ऊपर इंटरेस्ट है 194A।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 194A इज रिलेवेंट एंड नॉट 194(3), सॉरी 193। सर जी डन। यस और नो? चलो लेट अस फर्स्ट कम टू 193, स्पीड में खत्म करेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति रेसिडेंट को इंटरेस्ट दे रहा है, यस दैट इज अगर कंपनी इंटरेस्ट दे रही है एक्सीडिंग 5000, लोकल अथॉरिटी इंटरेस्ट दे रही है एक्सीडिंग 10,000, तो टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 10%। लोकल अथॉरिटी क्यों इंटरेस्ट देगी? लोकल अथॉरिटी बॉन्ड इशू करती है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉन्ड्स। सो लोकल अथॉरिटी ने दिया 10,000 की लिमिट, इसके अलावा किसी ने भी दिया 5,000 की लिमिट। तो बताइए हमने डिबेंचर इशू किए, 7,000 इंटरेस्ट दिया, विल देयर बी टीडीएस? यस, एट द रेट ऑफ 10%। लिस्ट बहुत बड़ी है, किस पे टीडीएस नहीं कट करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रिलेवेंट नहीं है, इसीलिए हम स्पीड में दे रहे हैं। इंटरेस्ट पेबल टू एलआईसी जीआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आप क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, नो टीडीएस। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट पेबल टू एनी इंश्योरेंस कंपनी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। कुछ कैपिटल गेन में पड़ा सा लग रहा है। हम यहां आए भी थे और रिकॉल भी किया था कि इनके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस लगता नहीं। अगर इंटरेस्ट इनकम अक्रूड हो रहा है किसी माइनर को, वेयर बोथ पेरेंट हैव डिसीज्ड, जिनके दोनों पेरेंट्स मर चुके हैं, इट शैल बी डिडक्टेड एंड रिपोर्टेड अगेंस्ट द पैन ऑफ माइनर। सो मान लीजिए माइनर को पेमेंट जा रहा है इंटरेस्ट का, उसके दोनों माताजी एंड पिताजी गुजर चुके हैं, तो फिर टीडीएस डायरेक्टली किसके हाथ में दिखेगा? माइनर। आते हैं 194A, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन ऑन सिक्योरिटी। कैसा बेटा? अदर देन ऑन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी छोड़ के अदर केस में। ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन किसी भी रेसिडेंट को पेमेंट कर रहा है, अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन किसी भी रेसिडेंट को पे कर रहा है, अदर पे कर रहे होंगे 5,000 की लिमिट बरकरार, बैंक पे कर रही होगी लिमिट इज ऑफ 40,000। सर बैंक क्यों इंटरेस्ट देगी? सेविंग अकाउंट पे, एफडी पे। सो अदर दे रहे हैं 5,000। मान लीजिए मैंने मेरे दोस्त से उधार लिया, मेरे जो दोस्त है मैं इसको इंटरेस्ट दे रहा हूं 6,000 रुपीज का एनुअली, विल देयर बी टीडीएस? यस। अदर्स के लिए लिमिट 5,000 की है, बैंक वालों की लिमिट 40,000 की है। अगर आपको याद है तो एक डिडक्शन याद दिलाता हूं, 80TTB सीनियर सिटीजन के लिए है। सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपए तक का जो इंटरेस्ट है ये एग्जम्प्ट होता है, यस और नो? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 50,000। अब बैंक 40,000 पे टीडीएस काट देगा, सामने वाले को तो 50,000 तक के टैक्स ही नहीं लगने वाला, एटलीस्ट उनके लिए कुछ तो अलग होना चाहिए ना। ये 40,000 की लिमिट 50,000 बन जाती है। ये जो 40,000 की लिमिट है ये 50,000 बन जाती है इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। सो नीचे लिखिए यहां पे, फॉर सीनियर सिटीजन लिमिट इज 50,000। किसकी लिमिट? ये 40,000 की लिमिट। 5,000 की लिमिट वाली के लिए कोई चेंज नहीं। इज दिस डन? चेक। अगर 5,000 से ऊपर इंटरेस्ट जा रहा है, या इंटरेस्ट कितने से ऊपर जा रहा है बेटा? 40,000 के ऊपर, तो टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 10%। हालांकि टीडीएस करने की जरूरत नहीं, अगर आप पेमेंट बैंक को कर रहे हैं, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखो कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे। ये क्वेश्चन इतने चालाकी से एग्जामिनर पूछता है कि आपका 100% गलती होना पक्का है। पूछो कैसे? पीजीबीपी में पीएनएल में दिखाएगा इंटरेस्ट पेबल टू बैंक, नीचे नोट्स में लिख देगा इंटरेस्ट पेड टू बैंक इज मेड विदाउट टीडीएस। स्टॉप। बच्चा पीजीबीपी के वाइब्स में होता है। अगर किसी को भी पेमेंट किया, टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, रेसिडेंट है, 30% डिसअलाउ, वो बच्चा क्या करेगा? 30% डिसअलाउ करके आएगा।
बच्चे ने पीजीबीपी तो सही अप्लाई किया, टीडीएस भूल ही गया, टीडीएस भूल ही गया। इस तरीके से इंस्टीट्यूट बैंड बजाएगा, बुलाएगा मगर जाने का नहीं। बैंक को अगर दे रहे हो तो टीडीएस लगता ही नहीं। तो ये जो लिस्ट है ना, किसको टीडीएस नहीं लगता, कई बच्चे ये पढ़ना ही भूल जाते हैं, गलत। आप ये पढ़ना भूल जा रहे हो, आपका पीजीबीपी घुसा देगा ये, क्योंकि ये 100% पीजीबीपी के साथ मिक्स करके पूछने वाली चीज है। इंडिविजुअल इन पे कभी क्वेश्चन नहीं आने वाला, बताइए इसको पेमेंट किया टीडीएस है या नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। इसको पीजीबीपी के साथ घुसा देते और फिर आपसे सवाल पूछते, बच्चा पीजीबीपी के वाइब में रहता, 100% गलती करके आ जाता। एनी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन टू एलआईसी टू यूटीआई, एलआईसी या यूटीआई को आप पेमेंट कर रहे हैं, देयर विल बी नो टीडीएस। सच अदर पर्सन और इंस्टीट्यूट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट, येस और नो। कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला पार्ट प्लीज कट कीजिए, ये वाला पार्ट ये आपको नहीं दिया गया है। ये वाला पार्ट भी कट कीजिए, सीधे इधर आइए। मुझे एक्सपेक्टेड था कि ये आपको देंगे पर उन्होंने नहीं दिया आपको। डन। अब आते हैं इसके ऊपर, वेयर कोर बैंकिंग सोल्यूशन सॉफ्टवेयर नॉट अडॉप्टेड। अब देखिए इतने तेजस्वी लोग थे भारत के, पूछो कैसे कैसे। हम लोग ऑलमोस्ट टीडीएस के एंड पे आ गए, अगर आपको समझ में आ गया हो तो। हम लोग ऑलमोस्ट टीडीएस के एंड पे आ गए, बहुत बड़ा आखिरी बड़ा चैप्टर भी खत्म हो चुका है हमारा। यस, ध्यान से सुनना। अब इतने तेजस्वी लोग थे, एक बैंक 40,000 के ऊपर इंटरेस्ट देता, बराबर है, तो टीडीएस कटता है, दिस इज द लॉ। लोगों ने इसको पर ब्रांच अज्यूम किया, तो जैसे ही टीडीएस आया लोग क्या करने लग गए, आईसीआईसी की ही अलग अलग ब्रांच में जाके उतना ही डिपॉजिट रखते जितना 40,000 से ऊपर ना जाए। इस पे डिस्प्यूट अराइज हो गया, ये जो 40,000 की लिमिट है ये पर बैंक है या पर ब्रांच है, पर बैंक है या पर ब्रांच है। क्योंकि अगर पर ब्रांच रखा जाए तो इशू हो जाएगा, आदमी अपने ही घर के आसपास वाले 3 आईसीआईसीआई बैंक में जाएगा, सेम अमाउंट को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि किसी का टीडीएस कट ना हो और उसका रिटर्न भरने का पैसा भी बच जाए। अब ऐसे केसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझ में आया ये लोग तो हमें, हाँ वही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला अगर बैंक के पास सीबीएस है, सीबीएस बोले तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, बैंक का अपना सॉफ्टवेयर कोर बैंकिंग का, जो आज 100% बैंक के पास है, मैं 99 भी नहीं बोलूंगा, 100% बैंक के पास है। अगर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है तो ये 40,000 की लिमिट जो है ये कैसा है बेटा, पर ब्रांच, ऑल ब्रांच इंक्लूडेड 40,000 की लिमिट है, अगर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है तो। अगर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन नहीं है तो ये 40,000 की लिमिट कैसी है, ईच ब्रांच। सो अगर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन नहीं है 40,000 ईच ब्रांच, अगर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है जो आज 100% बैंक के पास है 40,000 पर बैंक। बताइए आज भी आप टीडीएस हैक कर सकते हो क्या? यस। जहां आप एक ही बैंक की अलग अलग ब्रांच में जा रहे थे, अब अलग अलग बैंक में चले जाओ, हैक आज भी अवेलेबल है। अब अलग अलग बैंक, अलग अलग बैंक में चले जाओ, अलग अलग बैंक में जाकर के आप पैसा रख दो, यू आर स्टिल सेफ फ्रॉम, बोलो बेटा। बट गवर्नमेंट इसके ऊपर रोक नहीं लगाएगी, पूछो क्यों? बैंक में पैसे सीनियर सिटीजन ही रखते हैं, एंड सीनियर सिटीजन से इतनी माथापच्ची नहीं होती कि इतने बैंक वालों के साथ एक साथ हैंडल कर सके। समझ आ रही है बात? वो इतने हैंडल नहीं कर सकते, तो लॉ कुछ जगह पे वो लोग पैच ही नहीं करते, उनको मालूम है इतना होने नहीं वाला है, इतना धतिंग होने नहीं वाला। यस, खत्म। टीडीएस खत्म नहीं हुआ, मेजर सेक्शन सारे खत्म हो गए। अब बुक को पकड़ के आते, जो बच गया उसको उड़ाएंगे। पेज नंबर 3.2, आपको बहुत बहुत बधाई हो, एक और टॉपिक खत्म हुआ, टीडीएस। मैंने आपको इंपॉर्टेंट, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट दे दी, उत्ते को छोड़ करके कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी चल जाएगा, अप फ्रंट बोल रहा हूं। टॉपिक बहुत बड़ा है, सिलेक्टिवली पढ़ा हुआ कभी भी बेटर। इस पर्टिकुलर टॉपिक में सिलेक्टिवली पढ़ा हुआ कभी भी बेटर। आ जाओ,
सबसे पहले तो वही बेसिक, हु विल डिडक्ट, पेयर, ऑन व्हाट, किस तरीके का पेमेंट डिडक्ट होगा, 206AA, सारे वही प्रोविजन दिए हुए। इसके बाद आते हैं सरचार्ज एंड सेस। आपको याद होगा अगर असेसी रेसिडेंट है कहीं कोई सरचार्ज नहीं होगा एक्सेप्ट इन केस ऑफ, बोलो ना, सैलरी। तो सरचार्ज और सेस सिर्फ सैलरी में लगेगा। इसका चार्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ये सिर्फ यहां पे आके हाईलाइट कर रहे हैं। यही अगर नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट के केस में सरचार्ज एज में भी एप्लीकेबल और 4% का सेस तो हर केस में आएगा, 4% इन ऑल केस। फिर जीएसटी का क्या होगा, अभी अभी हम पढ़ के आए, अगर सेपरेटली शो किया है तो एक्सक्लूडिंग जीएसटी, अदरवाइज होल अमाउंट पे जीएसटी। 192 कभी न पूछा जाने वाला टीडीएस। हाइट ये है, जब से प्रोविजन चाहिए तब से आज तक इस पे कभी क्वेश्चन ही नहीं आया, और रियल लाइफ में सबसे ज्यादा काम तुम इस पे करोगे। ऑफिस में कुछ काम बिल्कुल नहीं करने के। जब भी आर्टिकलशिप आप लोग ज्वाइन करेंगे, जल्द ही ज्वाइन करेंगे, मेरी दुआ है, तो जब आप आर्टिकलशिप ज्वाइन करेंगे ना, ईमानदारी से कुछ काम नहीं करने के। पहले ही बता दे रहा हूं, बाद में तुम मेरे को याद करोगे थैंक मी लेटर। पहला, सैलरी का पेरोल मैनेजमेंट, पेरोल अकाउंटिंग, पेरोल टीडीएस। जो नए नए आर्टिकल, कौले कौले आर्टिकल आते हैं ना, सीनियर आर्टिकल, ये वाला काम सबसे पहले आपको दे देते। दुनिया का सबसे थर्ड क्लास काम है। पूछो कैसे? एक एम्प्लॉय की पूरी सैलरी, पूरी इनकम कंप्यूट करना पड़ता, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन करना पड़ता, फिर उसका टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता। सो इमेजिन अगर तुमको पुणे वेस्टर्न रेलवे का काम मिल गया, समझ रहे हो? रोज उठ करके तुमको रेलवे स्टेशन जाना पड़ता, और वहां पे जितने, पुणे मतलब सिर्फ पुणे रेलवे स्टेशन नहीं मिलता, पूरा पुणे डिवीजन मिलता। इनमें जितने एम्प्लॉय है, इनकी सैलरी, इनका टैक्स कैलकुलेशन, और फिर उसका टीडीएस। जब तक कि तुम्हारा एक महीने का कैलकुलेशन खत्म होने आता ना, तब तक के 2 महीने पेंडिंग हो जाते तुम्हारे हाथ पे। थर्ड क्लास काम। दूसरा काम, वाउचिंग ऑफ परचेसेस, वाउचिंग ऑफ सेल्स। ऑडिट तो खैर तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है ही, आफ्टर कॉस्टिंग। आफ्टर कॉस्टिंग तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? ऑडिट। और कुछ लोगों के लिए ऑडिट भी नहीं, ईआईएस। ये सुनो, आपको नहीं लगता कुछ सब्जेक्ट को देख करके ये सब्जेक्ट एग्जिस्ट ही क्यों करते? यस। अभी जैसे मेरे केस में अगर आप देखोगे ना, आपको क्लियरली विजिबल रहता है कि भैया टोटल इनकम निकालना है। ये हो सकता है आपका प्रोविजन क्लियर है, आप ना निकालो। प्रॉब्लम तब आती जब क्वेश्चन देखो और समझ नहीं आता है क्या। जैसे एएस के क्वेश्चंस मेरे केस में होते थे, आई डोंट नो आपके केस में होते हैं या नहीं। हमारे टाइम पे हमको क्वेश्चन ही देख के समझ में आने लगा ये एएस का पूछा क्या है, करना क्या है इसमें। दूसरा रहता तो जो मेरे को तो आज भी लगता है, जो मेरे को जिससे डर लगता है, कॉस्टिंग। एक ही क्वेश्चन में वैरिएंस भी दे देंगे, लेबर भी दे देंगे, ओवरहेड भी दे देंगे। क्वेश्चन काय का है? कुछ तो बोलो नीचे करना क्या है, राइट? फिर तीसरा आता है ईआईएस। हाँ, सॉल्व। हाँ, तीसरा आता है ईआईएस। मेरे को इतना समझता, देखो मेरी एक बात समझो, मेरे को इतना समझता है, इसको ऐसा खोलते हैं, अब उसका स्क्रीन कैसा है, स्क्रीन के पीछे कितने लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर है, ये सच में मेरे को क्यों जानना है? लेयर ऑफ। अच्छा, उसके बाद सबसे हार्डेस्ट काम, इसका फ्लो चार्ट बनाओ। अरे भैया काय को फ्लो चार्ट बनाओ? जरूरी थोड़ी ना मैं मोबाइल खोलूंगा तो इसी एप्लीकेशन में जाऊंगा। टाइम टू टाइम एंड पर्सन टू पर्सन में डिफर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बराबर है कि नहीं? चलो आ जाओ बेटा। 192 टीडीएस ऑन सैलरी। अगर जिसको सैलरी दे रहे हो, सैलरी एक्सीड कर रही है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, सैलरी एक्सीड कर रही है बेसिक एग्जाम। कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स में फटाफट क्लियर करता हूं। सैलरी पे 5 लाख तक टीडीएस होता ही नहीं, सॉरी 5 लाख तक की सैलरी पे टीडीएस नहीं होता। दोनों की मीनिंग अलग अलग है, इसके लिए वापस रिपीट किया। 5 लाख तक की सैलरी पे टीडीएस होता ही नहीं, रिबेट। क्योंकि सैलरी में जो टीडीएस कटता है वो एवरेज रेट ऑफ टैक्स से कटता है।
मतलब आप पहले अपनी टोटल इनकम निकालते हो, टोटल इनकम पे जैसे टैक्स निकालना है वैसे निकालते हो। जब आप टोटल इनकम निकालते रहोगे, मैंडेटरीली एचपी इनकम भी ऐड किया जाता है या एचपी लॉस भी माइनस किया जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी ऐड किया जाता है या अकॉर्डिंगली लॉसेस सेट ऑफ किए जाते हैं। नेट इनकम के बाद डिडक्शन माइनस करने के बाद जो टैक्स आता है वो टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम इनटू 100, दैट्स एवरेज रेट ऑफ टैक्स। व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ टैक्स? पहले 5 हेड की इनकम निकालो, 5 हेड की इनकम निकालने के बाद इसमें क्लबिंग ऐड करो, सेट ऑफ लेस करो, डिडक्शन लेस करो, तो आएगी टोटल इनकम। टोटल इनकम पे क्या निकालना? टैक्स। उस टैक्स में से, और वो टैक्स भी कैसे निकलेगा? डिपेंडिंग अपॉन रेजिडेंशियल स्टेटस। एग्रीकल्चर इनकम है तो टैक्स विल बी कैलकुलेटेड एज पर मेथड ऑफ एग्रीगेशन। जो टैक्स आया डिवाइडेड बाय टोटल इनकम इनटू 100, दैट्स एवरेज रेट ऑफ टैक्स। क्या 1 मिनट हो गया, वापस बोलो। हाँ, टोटल टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम इनटू 100, दिस बिकेम माय एवरेज रेट ऑफ टैक्स। दिस बिकेम माय, बोलो बेटा, एवरेज रेट ऑफ टैक्स। सची डन? सो income tax computed on the basis of rate in force for the financial year, TDS at the time of payment, salary include basic plus DA, employee shall provide all information and proofs of payment. Yes, if salary exceed 1.5 lakh per annum, then it is the duty of employer to furnish to employee correct and complete particulars of the perquisites. Loss from HP shall also be reduced while determining TDS लाइबिलिटी। इन शॉर्ट, जैसे टैक्स निकालते हो वैसे टैक्स निकालो, एवरेज रेट ऑफ टैक्स का टीडीएस आपको करना पड़ेगा। ना आज तक कभी पूछा है, ना आपसे कभी पूछेगा। नेक्स्ट पेज 192A, टीडीएस ऑन अक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑन ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से आप जब भी पैसा विड्रॉ कर रहे हो, अगर ये अमाउंट 50,000 से ऊपर जा रही है, TDS will be at the rate of 10%. TDS will be at the rate of 10%. Never be asked, will never be asked. Page number 7. 194 IC, 194 LA. बराबर है? एक मिनट, 194 IC आपने पढ़ा हुआ है। कैपिटल गेन, रजिस्टर्ड रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट। अगर रजिस्टर्ड रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट का पेमेंट हो रहा होगा, कोई भी कंसिडरेशन मिल रहा होगा, नॉट बीइंग इन काइंड, तो जो कैश कंपोनेंट था 10% एट द टाइम ऑफ क्रेडिट। रजिस्टर्ड रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट, TDS विल बी एट द रेट ऑफ 10%। 194 LA, कंपल्सरी लैंड एक्विजिशन। कहीं पढ़ा सा लग रहा है वापस। कैपिटल गेन्स, अगर कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है और कंपनसेशन एक्सीड कर रहा है, कितने से बेटा? 2,50,000, TDS विल बी एट द रेट ऑफ 10%। क्लियर है? जो काम के नहीं है, आप देखिए हम रजिस्टर में लिख भी नहीं रहे। 194K पढ़ा है आपने, डिविडेंड पे टीडीएस। सुनो सुनो सुन रहे हो ना तुम? अगर कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है, ये डिविडेंड एक्सीड करता है कितने से बेटा? 5,000। शेयर्स के ऊपर होगा सेक्शन 194 में एट द रेट ऑफ, बोलो ना बेटा, 10%। यही अगर यूनिट्स पे होगा, सेक्शन 194 के एट द रेट ऑफ 10%। सो कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है, ये डिविडेंड 5,000 पर एनम से ऊपर जा रहा है, शेयर्स पे डिविडेंड होगा, बोल बेटा, 10%। यूनिट्स पे होगा 194 के 10%।
एवरीथिंग रिमेन सेम, सिर्फ सेक्शन बदल जाता है. Is this done? Done. ऐसा क्यों लग रहा है बाकी सब कंप्लीटेड? आप नीचे आकर के देखेंगे, आप नीचे आकर के देखेंगे एक टीसीएस का समरी चार्ट दिया है, टीडीएस का समरी चार्ट दिया है. यस और नो? खत्म. सुनो, इस पेज के नीचे मैंने कुछ क्वेश्चन दिए, ये लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन हैं जो लास्ट ईयर सेक्शन अमेंडमेंट में आए थे 194 क्यू एटसेट्रा एटसेट्रा, ये उस पे बेस्ड है. ये एक बार देख के कंफर्म जाना, ठीक है? ये 100% आपको एक बार चेक करना है और आज ही चेक करना है. लिस्ट अपन ने ऑलरेडी दे दी है, टीडीएस के अंदर में क्या क्या आना है, क्या क्या नहीं आना है. क्लियर है? इन सेक्शंस को एक बार आप जरूर देखेंगे. अब यहां से ध्यान से सुनिए, कौन कौन से टॉपिक पेंडिंग है. आई थिंक अपना पहला टॉपिक पेंडिंग है, वो क्या है बेटा? सेट ऑफ. सुनो, डिडक्शंस, एग्जम्पशन, एडवांस टैक्स, एएमटी, आरओआई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटेशन. यस? हाँ जी, हाँ, डन. अभी ध्यान से सुनिए, कई बच्चे यहां से आगे फास्ट ट्रैक नहीं देखते. ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अगर आप पेपर देके आए हैं तो आपको पता होगा ये टॉपिक्स पे क्वेश्चन रहते हैं. ये टॉपिक आप जब तक के कंप्लीट नहीं करते, आपके टोटल इनकम वाला पार्ट कंप्लीट होता नहीं. आई हैव ऑलरेडी सेड यू, मैं पूरे टोटल इनकम के क्वेश्चन इधर लेने वाला हूं. यस, मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराने वाला हूं टोटल इनकम की. तो अपने को फटाक से ये कंप्लीट करना है, और ये कंप्लीट करने के बाद टोटल इनकम पे क्या करना है? एंटर करना है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस. चलिए, मैं यहां से तुरंत एंटर कर रहा हूं सेट ऑफ के ऊपर. राइट? सेट ऑफ के ऊपर हम सिर्फ 2 पेज में पूरा सेट ऑफ खत्म कर सकते हैं. कितने पेज पे बेटा? 2 पेजेस में पूरा सेट ऑफ खत्म कर सकते हैं. एक रजिस्टर में डबल पेज लीजिए, रजिस्टर में डबल पेज लीजिए, 2 पेजेस में सेट ऑफ खत्म होता. गिव द हेडिंग सेट ऑफ. हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने बाकी है, पीजीबीपी के, टीडीएस के कुछ क्वेश्चन हमें सॉल्व करने बाकी है. क्लबिंग के ऑलरेडी उस दिन हमने कर लिए, टीडीएस के बाकी है, और पीजीबीपी के कुछ क्वेश्चंस मैंने पेंडिंग रखे हुए हैं. ये क्वेश्चंस हमें करने हैं. आज आप एक बार घर पर टीडीएस रिवाइज कर लीजिए, कल हम टीडीएस के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे. ठीक है? अभी हम चालू कर रहे हैं सेट ऑफ. कंप्लीट डबल पेज सेट ऑफ. एक लेफ्ट में लेके जाओ, एक राइट में लेके जाओ. एक है घर वाली, दूसरी है बाहर वाली. एक है घर वाली, दूसरी है बाहर वाली. नाउ सेट ऑफ इज अ हेल इजी टॉपिक. आराम से कंप्लीट होता है, बहुत स्पीड में कंप्लीट होता है. राइट? सेल्फ स्टडी करते वक्त सेट ऑफ को आप 20 to 25 मिनट्स के ऊपर नहीं देंगे. यस, सेट ऑफ को आप टाइम सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हुए दो, क्योंकि सबसे बड़ी गलती वहां होती है. तो इसका लॉ बस एक बार समझ लीजिए फटाफट, और उसके बाद मैक्सिमम प्रैक्टिस आपको क्वेश्चन आंसर की करनी चाहिए. सेट ऑफ मैंडेटरी है क्या? यस. सेट ऑफ क्या है बेटा? मैंडेटरी. सेक्शन 70 आपसे बात करता है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट्स की. किसकी बात करता है? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, दैट इज विद इन द सेम हेड. विद इन द सेम हेड, ये बात करता है सेम हेड की. सेक्शन 71 टॉक्स अबाउट इंटर हेड एडजस्टमेंट. इंटर हेड एडजस्टमेंट मतलब ये बात कर रहा है डिफरेंट हेड्स की. मतलब ये बात कर रहा है डिफरेंट हेड्स की. से यस.
सबसे पहले शेवंती पे आइए। याद रखने का तरीका, घर वाली 0 नंबर की रहती, बाहर वाली 1 नंबर रहती, दोनों के साथ रहना पड़ता, दोनों के साथ रहना पड़ता। ये सुनो, सो सर क्या ये मैंडेटरी है? सेट ऑफ तो मैंडेटरी है, सो घर वाली बाहर वाली मैंडेटरी है। सेक्शन 70, सेक्शन 71 आइए। हेड्स ऑफ इनकम कितने थे? मैं भूल गया, याद नहीं आ रहे। इनकम 5 हेड से आ सकता है, मतलब लॉस भी 5 ही हेड से बन सकता। पहला हेड सैलरी, देयर कैनॉट बी लॉस। सैलरी में लॉस आ सकता नहीं, विषय ओवर। नेक्स्ट पॉइंट एचपी लॉस सेट ऑफ अगेंस्ट एचपी इनकम। एचपी लॉस एचपी इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। हम अभी विद इन द सेम हेड की बात कर रहे हैं, डिफरेंट हेड की नहीं। सो HP1 से इनकम है, HP2 से लॉस है, नेट आप सेट ऑफ कर सकते हैं। तीसरा आता है पीजीबीपी। पीजीबीपी के अंदर में 3 चीजें हैं, पहला नॉर्मल, दूसरा स्पेक्युलेटिव, तीसरा स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड मतलब वो जो कवर्ड है अंडर सेक्शन 35 AD, कोल्ड स्टोरेज हॉस्पिटल विद सिंगल बेड्स, याद है वो वाले। स्पेक्युलेटिव लॉस, नॉर्मल बिजनेस लॉस, स्पेसिफाइड एडी वाला लॉस। सेट ऑफ विथ स्पेक्युलेटिव इनकम ओनली, सेट ऑफ विथ स्पेसिफाइड इनकम ओनली, set off with any business income। Let us understand this। सर बताइए, नॉर्मल बिजनेस से इनकम है 3 लाख, स्पेक्युलेटिव लॉस है 2 लाख, बताइए सेट ऑफ हो सकता है? नहीं। आपका इनकम कितना दिखेगा? 3 लाख। दूसरा बताइए, स्पेक्युलेटिव इनकम है 4 लाख, नॉर्मल बिजनेस से आने वाला लॉस है 2 लाख, ये सेट ऑफ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपकी नेट इनकम कितनी हो जाएगी? 2 लाख। लिखते जाओ, पूछना भी मत, लिखना है क्या, लिखते जाओ फटाफट। स्पेक्युलेटिव की जगह वर्ड अगर स्पेसिफाइड रिप्लेस करूं, विल देयर बी एनी चेंज इन द आंसर? नो। तीसरा बताइए, स्पेक्युलेटिव इनकम है 6 लाख, स्पेसिफाइड लॉस है, स्पेसिफाइड बिजनेस से लॉस है 2 लाख, बोलो ना सेट ऑफ पॉसिबल है क्या? सेट ऑफ पॉसिबल नहीं है। 6 लाख विल बी योर इनकम। ओ ये है। डन है बेटा? तीनों कैटेगरी ऑफ केसेस कवर हो गए। चौथा, कैप गेन्स। कैप गेन्स, कैप गेन्स में 2 प्रकार थे, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी कैपिटल गेन। इट कैन बी लॉन्ग टर्म, इट कैन बी शॉर्ट टर्म।
लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ओनली विथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. इज दिस डन? पांचवा बनता है IFOS. IFOS के अंदर जनरली लॉस आता नहीं है, पर कुछ बातें जो आप याद रख सकते हैं. पहला, एग्जम्प्ट इनकम अगर है तो नो लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट exempt income. No loss can be set off against exempt income. What about casual income? No set off. ये तो हम IFOS में भी पढ़ के आ गए. What is taxable is winning. Right? Loss from owning and maintaining horse races only with its income. लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, ऐसा व्यक्ति जो हॉर्स रेस को ओन या मेंटेन करवाता है, वो नहीं जिसने हॉर्स रेस में लॉस आया. वो जो उसे ओन करता है, हॉर्सेस ओन करता है या उन हॉर्स को रनिंग करवाता है, मेंटेनेंस करवाता है, उनका लॉस. मिस्टर पूना वाला, उनके लॉस की बात चल रही है ना. मैंने वहां गया बेटिंग करने के लिए, वो लॉस की नहीं, उसमें लॉस आ भी गया तो क्लेम नहीं हो सकता, वो कैजुअल इनकम है. सो लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस सिर्फ उन्हीं की इनकम से सेट ऑफ हो सकती है. चलो वापस से क्विक रिवीजन करते हैं. सैलरी में लॉस आता नहीं. एचपी का लॉस एचपी से सेट ऑफ. पीजीबीपी में तीन तरह के लॉस, नॉर्मल, स्पेकुलेटिव, स्पेसिफाइड. स्पेकुलेटिव एंड स्पेसिफाइड कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इट्स इनकम, जबकि नॉर्मल बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी बिजनेस इनकम. कैपिटल गेन में दो पार्ट, शॉर्ट टर्म कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी कैपिटल गेन. तो आप मुझे बताइए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है सर मेरे को 9 लाख रुपीस है सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है मेरे को सर 5 लाख रुपीस, क्या ये सेट ऑफ हो सकता है सर? नहीं हो सकता. यस और नो? चलिए सर उल्टा कर देते सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सर 9 लाख रुपीस से, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 5 लाख, अब सेट ऑफ कर दूंगा सर मैं? बिल्कुल हो सकता है. क्लियर है? चलो जी. IFOS में एग्जम्प्ट इनकम से कोई लॉस सेट ऑफ नहीं होता. केस लॉ था CIT वर्सेस त्यागराजन. केस लॉ था CIT वर्सेस त्यागराजन. कैजुअल इनकम से तो कुछ ही सेट ऑफ नहीं होता, एक्सपेंसेस भी माइनस नहीं होते. लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस को आप लॉस इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस से सेट ऑफ कर सकते हो. ला सेक्शन 71 सैलरी. लॉस फ्रॉम एनी हेड कैन बी सेट ऑफ एक्सेप्ट PGBP. सैलरी से आप किसी भी हेड का लॉस एडजस्ट कर सकते हो एक्सेप्ट PGBP, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू सेक्शन 70. HP मैक्सिमम लॉस सेट ऑफ HP लॉस इज एनीवन 2 lakhs पर एनम. बैलेंस लॉस बोलो बेटा carried forward. PGBP loss can be set off with any head except salary. PGBP loss can be set off against any head except salary. हालांकि स्पेक्यूलेटिव से सेट ऑफ होता नहीं, स्पेसिफाइड से सेट ऑफ होता नहीं.
याद है ना, इनके लॉस सिर्फ इन्हीं इनकम से सेट ऑफ हो सकते हैं. कैपिटल गेन, लॉस फ्रॉम अदर हेड कैन बी शट ऑफ with capital gain, but loss from capital gain can't be set off with other head everybody. Done. Now let us understand. I have long term capital gain of 8 lakh rupees. I have PGBP loss of 3 lakh rupees. Can I set it off? Yes. Other head के लॉस कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकते हैं. लेट्स रिवर्स द सिचुएशन. मेरे पास पीजीबीपी है 8 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 3 लाख. ये सेट ऑफ पॉसिबल नहीं है. आपका इनकम 8 लाख ही रहेगा. IFOS, लॉस फ्रॉम अदर हेड कैन बी सेट ऑफ एक्सेप्ट अगेंस्ट, बोलो, कैजुअल इनकम, exempt income, कैजुअल इनकम, exempt इनकम. कैजुअल इनकम और exempt इनकम के अगेंस्ट में सेट ऑफ होता नहीं. लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस. यस, 80% चैप्टर खत्म. 2 मिनट दे रहा हूं. 71 वापस पढ़ो. इज दिस डन? ओके, आगे के पेज पे आइए. कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस. एक ही चार्ट, चैप्टर खत्म. लॉस अब 4 ही हेड में कैरी फॉरवर्ड हो सकते. सैलरी में तो आता नहीं, तो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता नहीं. एक आ सकता है एचपी लॉस, दूसरा हो सकता है पीजीबीपी लॉस, तीसरा हो सकता है कैप गेन, चौथा हो सकता है आईएफओएस. सैलरी में तो लॉस ही नहीं आता, तो कैरी फॉरवर्ड का सवाल ही खत्म है. एचपी लॉस 8 असेसमेंट ईयर तक के कैरी फॉरवर्ड हो सकता है. कुछ याद है? पीजीबीपी लॉस नॉर्मल 8 असेसमेंट ईयर, स्पेक्युलेटिव 4 असेसमेंट ईयर, स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 35 एडी वाला अनलिमिटेड. कैप गेन्स में 2 पार्ट, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों भी 8 असेसमेंट ईयर. आईएफओएस में ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस 4 असेसमेंट ईयर. इन सभी केसेस में आरओआई अंडर सेक्शन 139(3) मैंडेटरी.
फाइलिंग रिटर्न इन टाइम अंडर सेक्शन 139(1) मैंडेटरी। लॉस रिटर्न भरना है, ये रिटर्न टाइम पे भी भरना है। सेट ऑफ विथ सेम हेड ओनली। एक बार लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया, वो सिर्फ सेम हेड में ही सेट ऑफ हो सकता है। इन शॉर्ट, एक बार आगे बढ़ गए, ओनली घर वाली नो बाहर वाली, ओनली सेम हेड। एचपी के केस में ऐसा नहीं है, डोंट यू थिंक सो? एचपी के केस में लॉस रिटर्न मैंडेटरी, फाइलिंग ऑन टाइम नॉट मैंडेटरी। हां, सेट ऑफ सेम हेड ओनली। एचपी का लॉस एक बार कैरी फॉरवर्ड हो गया तो वो सिर्फ एचपी से ही सेट ऑफ हो सकता है। लाइकवाइज ये तो कॉमन कंडीशन है हर हेड की। द चैप्टर ऑफ सेट ऑफ इज ओवर। ये 3 पेजेस आपको पूरा सेट ऑफ खत्म कर सकते हैं। इससे शॉर्ट कहीं मिल रहा है, प्लीज वो यूज कर लो। ये 3 पेजेस में सब कुछ कंप्लीट है। उठाओ, कॉन्सेप्ट पढ़ो, जो क्वेश्चन जिधर से सॉल्व करना है कर लो। क्लियर है मालिक? आज हमने 2 चैप्टर खत्म किए, टीडीएस एंड सेट ऑफ। कल हमें टीडीएस और सेट ऑफ दोनों पे क्वेश्चन करने हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज कल आइएगा, इन दोनों के कंसेप्ट पढ़ के। दूसरी बात, कल हम लोग कौन सा टॉपिक उठाने वाले हैं, ध्यान से सुनो। कल हम लोग 2 चैप्टर और उठाएंगे, एग्जम्पशन और एडवांस टैक्स, और साथ साथ में उसके प्रॉब्लम भी कंप्लीट करेंगे। यस और नो? कल संडे है, कल संडे है। 1 मिनट, जो टाइम होगा मेरे को, क्योंकि बाकी के लेक्चर्स भी मैनेज करने हैं, मैं आपको टाइम कम्युनिकेट करूंगा। मोस्टली आप याद रखिए कि आपका दोपहर या इवनिंग ही रहने वाला है। समझ में आ रही है ना बात? सो जस्ट बेयर विथ इट, मैं आपको अपडेट कर दूंगा जो भी रहेगा, एंड विल सी यू टुमारो। बाय बोलो बच्चों।